नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा का विकास। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न लगभग आप अगर परीक्षाओं का पेपर देखें तो आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि पूरा डिटेल जो भी है पाश्चात्य शिक्षा का विकास, जैसे उसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी वो क्या थी। 1854 में वुड का डिस्पैच आता है। उसके बाद 82-83 में हंटर हंटर का जो कमीशन है शिक्षा आयोग वो आता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसको कि रैले आयोग कहते हैं, ये आता है। 1913 में जो एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आता है वो है। 1917 से 1919 में फिर सैडलर जो विश्वविद्यालय आयोग ये बैठा, ये आता है। 1929 में हार्टोग शिक्षा समिति है। 1937 में मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना। 1944 में शिक्षा की सार्जेंट योजना। 48 49 में राधा कृष्णन आयोग। और 64 से 66 कोठारी आयोग। और फाइनली हम यहाँ पे इसको पूरा करेंगे 1968 में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, यहाँ तक का। ठीक है। तो पाश्चात्य शिक्षा का विकास यानी हम 1857 से शुरू करेंगे। 1857 नहीं, 1784 से। 1784 इसलिए मैंने कहा क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने करी थी कलकत्ता में। वहां से लेकर के और 1968 तक का पूरा डिटेल आज के सेशन में हम करेंगे। और ये इस तरह से करेंगे कि प्रीलिम्स का भी और मुख्य परीक्षा के दोनों भी, जो दोनों के मतलब पॉइंट हो वो आपके कंप्लीट हो जाए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप पाश्चात्य शिक्षा के विकास की बात करें तो सबसे पहले 1784 में विलियम जोन्स ने क्या किया था। विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, उसका नाम है क्या, एशियाटिक सोसाइटी। और इसकी स्थापना क्यों की थी कि जो मतलब बुक्स हैं उनको, अब जैसे मान लिया कोई बुक है, वो फारसी लैंग्वेज में है या और किसी लैंग्वेज में, तो उसको कन्वर्ट करना, उसको समझना। और जो भारत के जो जुडिशियल रूल हैं, मतलब हिंदू के और फिर मुस्लिम के, ये सारी चीज़ों को समझना, उनको ट्रांसलेट करना और उस हिसाब से अपना सब कुछ समझने के, ये मतलब मेनली इसी के लिए हुआ था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। इसके बाद की कुछ अगर प्रारंभिक संस्थाएं आप देखें तो 1781 में कलकत्ता मदरसा, ठीक है, कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंगस ने। वॉरेन हेस्टिंगस ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है 1792, जिसको कि हम कहते हैं बनारस संस्कृत कॉलेज। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ये की थी जोनाथन डंकन ने। ठीक है। देखिए, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सब पूछा गया है, आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो थी एक प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, कलकत्ता मदरसा है और फिर बनारस संस्कृत कॉलेज है, ये सब चीज़ें थी। अगर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट करें तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, तो ये माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। किसको, चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। इनकी एक पुस्तक थी, ये एक सिविल सर्वेंट थे, इनकी पुस्तक थी ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति पर एक टिप्पणी। तो ये इनकी बुक थी। इस बुक से मतलब इन्होंने लिखी थी और इनको आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों पे फिर ईसाई जो मिशनरियाँ थी उन्होंने भी काफ़ी कुछ काम किया। और उसके बाद आप जानते हैं, अगर शुरुआत हुई एजुकेशन के बारे में अंग्रेजों के द्वारा कुछ करने की, तो 1813 का आपको चार्टर एक्ट देखना पड़ेगा। तो उसी में सबसे पहले इन्होंने कहा था कि 1 लाख रुपए क्या करेंगे, प्रति वर्ष एजुकेशन पे खर्च करेंगे, शिक्षा पर खर्च। लेकिन ये पैसा कभी खर्च कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी कि भाई जो उनका रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करा जाए, यानी जो मातृभाषा है यहाँ की, जो लोकल भाषा है, इस पे काम किया जाए, या जो वेस्टर्न लैंग्वेज है इंग्लिश है उस पे काम किया जाए। तो ये उपापोह की स्थिति 1813 से लेकर बनी रही 1835 तक। फाइनली जब 1835 में मैकाले आया, मैकाले का मिनट्स आया, यानी जो मैकाले की एक शिक्षा नीति स्वीकृत हुई, तो उसमें उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम वेस्टर्न लैंग्वेज पे ही फोकस करेंगे और उन्हीं चीज़ों पे जो अपना है पैसा और सारी चीज़ों को खर्च करेंगे। अब बात ये फंसी कि 1 लाख रुपए कोई बहुत ज़्यादा तो होते नहीं है, इतना बड़ा देश के लिए 1 लाख रुपया क्या है। तो फिर उसी में लोगों ने अपना एक अलग नियम निकाला और उसको कहा कि हम पैसा एजुकेशन पे खर्च करेंगे और वो एक थियरी के थ्रू खर्च करेंगे, उसको कहते हैं डाउन फिल्टरेशन थियरी। ठीक है। फिल्टरेशन थियरी, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया ऊपर का कुछ शिक्षित
सीमित या उच्च वर्ग है, मान लिया 4 उच्च वर्ग है और इनके नीचे फिर काफ़ी छोटे-छोटे और भी काफ़ी लोग होंगे, तो उन्होंने कहा इन 4 को शिक्षा दे दो, बाकी ये जो नीचे वाले लोग हैं इनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एजुकेशन मिल जाएगी। इसी को कहते हैं डाउन फ़िल्टरेशन थ्योरी। तो इसी थ्योरी पे उन्होंने काम किया और बाद में 1835 के मैकाले मिनट्स के बाद से चीज़ें थोड़ा-सा बदलने लगी, एजुकेशन के सेक्टर में काम होना शुरू हुआ, नहीं तो इससे पहले बस यही था, चल रहा था। 1813 से पहले तो ये भी नहीं था कि कुछ खर्च भी किया जाएगा, बाद में उन्होंने खर्च-वर्च किया ये सारी चीज़ें। तो आई होप इसकी जो प्रारंभिक स्थिति है वो आप समझ पाए होंगे कि एजुकेशन कैसे-कैसे अंग्रेजों के टाइम में डेवलप हुआ, उसका क्या करना था, कैसे करना था और सारी चीज़ें, ठीक है? और इसके बाद फिर जब डाउन फ़िल्टरेशन थियरी आई, तो डाउन फ़िल्टरेशन थियरी के बाद से फिर 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, ठीक है? इसके बीच में भी अगर आप ये देखें, मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि 1857 तक कितने ऑर्गेनाइजेशंस का गठन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इस समय काम नहीं हुआ, बिल्कुल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। जैसे कि 1835 में ही एक लोक शिक्षा समिति का गठन हुआ, तो इसमें 20-30 विद्यालय थे, उनका संचालन करते थे। और लॉर्ड ऑकलैंड ने काफ़ी कुछ प्रयास किया, बंगाल के 9 भागों में मतलब काफ़ी कुछ 1840 तक 40 नए विद्यालय खोले। फिर नॉर्मल स्कूल ऑफ कलकत्ता 1847 में ओपन किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में 33 प्राथमिक विद्यालय ओपन कराए। इसके बाद अगर और आप देखेंगे तो कलकत्ता का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई थी। 1840 में शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी, कहाँ पे? बम्बई में। 1844 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ये बनाया गया था। 1844 में ही कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना में इंजीनियरिंग की कक्षाएं प्रारंभ की गई थी। 1847 में आप जानते हैं रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी भारत का जो प्रथम एक था कॉलेज, उसकी स्थापना की गई। फिर 1851 में पूना कॉलेज की स्थापना हुई। 1852 में सेंट जोन्स कॉलेज की स्थापना आगरा में की गई। 1854 में ग्रांट मेडिकल कॉलेज की स्थापना बम्बई में की गई। 1854 में कलकत्ता इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये सब एक मतलब इसके बीच का सारा डिटेल है कि ये सारा चीज़ इसमें किया गया। हम आते हैं चार्ल्स वुड के डिस्पैच पे, काफ़ी महत्वपूर्ण एक हिसाब से आप कह सकते हैं डिस्पैच है, और काफ़ी कुछ जो वुड थे इन्होंने बताया अपने बारे में कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो हम इसको वन बाय वन समझ लेते हैं और इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न देखिए, अगर मैं बताऊं आपको कि पाश्चात्य शिक्षा के विकास से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो जो प्रश्न है वो पूछने का ये ट्रेंड है। एक तो तरीका ये होता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच दे दिया, मैकाले मिनट्स दे दिया, हंटर आयोग दे दिया, आपको इसके ईयर को मैच करना कि ये कब कब आए, ये हो गया। दूसरा जो प्रश्न पूछने का तरीका इसमें है कि चार्ल्स वुड के डिस्पैच में क्या है, दो तीन स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ लिया कि हाँ ये सारी वुड ने कही थी या फिर मैकाले ने कही थी या फिर हंटर ने कही थी या फिर सैडलर ने कही थी, तो ये आपको मैच करना है। दूसरा तीसरा जो इसमें से प्रश्न पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि आपको क्रोनोलॉजी सही से सेटअप करने के लिए, अब मान लिया आपको दे दिया चार्ल्स वुड का डिस्पैच दे दिया, मैकाले मिनट्स दे दिया, उसके बाद सैडलर आयोग दे दिया, विश्वविद्यालय अधिनियम, अब आपसे कहा गया कि इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से फिट करिए कि सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था। तो इस तरह से तीन चार टाइप के प्रश्न जो हैं पाश्चात्य शिक्षा के विकास से पूछे जाते हैं। तो वो आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी है कि आप तीनों चारों जो टाइप के प्रश्न आते हैं आप उनको करने में पूरी तरीके से सक्षम हो, उसमें फिर कंफ्यूजन वाली स्थिति न रहे, ठीक है? तो सबसे इसमें हम देखते हैं चार्ल्स वुड का डिस्पैच। देखिए, इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। कई बार यही प्रश्न पूछा गया कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो क्या है? वुड का डिस्पैच है, ठीक है? और ये जो था ये 200 पेज का एक पूरा डिस्पैच था, इसमें 100 आर्टिकल थे, ठीक है? और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे कौन? वुड, चार्ल्स वुड। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बना था इसके प्रधान थे, ठीक है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान। तो शिक्षा का प्रसार किस भाषा में किया जाएगा? तो मैकाले ने कह रखा था 35 में ही कि भाई पाश्चात्य भाषा में होगा, तो इन्होंने भी यही कहा कि शिक्षा का विकास होगा वो किस भाषा में होगा? वो पाश्चात्य भाषा में ही होगा, शिक्षा का विकास पाश्चात्य भाषा में, ठीक है? और लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अक्सर थोड़ा दिक्कत रहती है इसमें। देखिए, ये पाश्चात्य भाषा कही तो गई, लेकिन ये पाश्चात्य भाषा कहाँ के लिए कही गई? केवल उच्च शिक्षा के लिए, यानी ओनली हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए ही कहा गया कि पाश्चात्य शिक्षा होगा, बाकी जो लोअर एजुकेशन है यानी जो माध्यमिक शिक्षा है या प्राथमिक शिक्षा है उनके लिए क्या कहा गया? तो उनके लिए एंग्लो वर्नाकुलर भाषा का प्रयोग, यानी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज, आप यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा लिखिए, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग बाकी और सबके लिए कहा गया। जो
हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में तो कहा गया कि पाश्चात्य भाषा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए, उसके लिए एंग्लो वर्नाक्यूलर शब्द का उपयोग किया गया, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं क्या, क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। इसके बाद इनकी कुछ और महत्वपूर्ण जो सुझाव रहे कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देना, ये किसने कहा, ये कहा वुड ने। ठीक है। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट सुझाव था कि भारत के नियंत्रित क्षेत्र को जो है 5 प्रांतों में बांटा जाए, यानी जितने भी क्षेत्र अंग्रेजों ने कवर्ड किए थे उनको 5 प्रांतों में बांटा जाए और वहां पे शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति की जाए। शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति की जाए। ठीक है, ये वुड कह रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इनका सुझाव था कि लंदन विश्वविद्यालय के समान पाठ्यक्रम और डिग्री प्रदान की जाए। कहाँ कहाँ पे, ये कलकत्ता में और मद्रास में और बम्बई में। ठीक है, यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। देखिए इसी के बाद फिर आप जानते हैं तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है ना। विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और किस लेवल का हो वो, तो वो लंदन यूनिवर्सिटी में जैसा एजुकेशन दिया जा रहा है, जैसी डिग्री प्रोवाइड की जा रही, उस हिसाब से पूरा किया जाए। तो इसी का परिणाम रहा कि 1857 में ये तीनों जो विश्वविद्यालय बने वो बने। ठीक है। इसके बाद इनका नेक्स्ट सुझाव था कि व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए। व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए। ठीक है। इसके बाद इसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही कि स्त्री शिक्षा के विकास का भी निर्णय लिया गया इसी में। ठीक है, तो स्त्री शिक्षा के विकास का निर्णय लिया गया इसमें और इसी का परिणाम रहा कि जो आप जानते हैं कि श्री बेथुन के प्रयासों के बाद महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। ठीक है, संस्थान की स्थापना हुई, ये श्री बेथुन है, तो उनके प्रयासों से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी वुड के डिस्पैच से। ठीक है। अब आप इतनी सारी चीजें चार्ल्स वुड के डिस्पैच में देख लेंगे जो कि एजुकेशन पर है, तो आपके जो भी प्रश्न आएंगे वो घुमा फिरा के यहीं से तो पूछे जाते हैं। जो सारी चीजें थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी। अब वुड के डिस्पैच जो आया, इसके बाद फिर इसका रिजल्ट जानने के लिए 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और इसको हंटर शिक्षा आयोग क्यों कहा गया, तो जाहिर सी बात है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर जो थे इसके अध्यक्ष थे। कौन था, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। और मतलब इसमें 8 भारतीय सदस्य भी थे। 8 भारतीय सदस्य भी थे, इसी वजह से इसको हंटर आयोग या हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। मेनली ये इसका गठन इसलिए होता है कि वुड डिस्पैच का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वुड डिस्पैच का प्रभाव जानने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, प्रभाव जानने के लिए इसका गठन किया गया था। अब इसमें इसके भी कुछ सुझाव रहे। तो इनमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषा में दी जाए और इसके सुधार पर फोकस किया जाए। इन्होंने कहा, जो कि मतलब वुड ने भी यही कहा था, प्राथमिक शिक्षा जो है वो भारतीय भाषा में दी जाए और विकास में सहयोग किया जाए, इसके विकास में सहयोग किया जाए। क्लियर। इसके बाद जो दूसरी चीज इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर कही कि माध्यमिक शिक्षा जो हो वो 2 टाइप से दी जाए। माध्यमिक शिक्षा को 2 तरह से प्रोवाइड किया जाए। कौन कौन से 2 तरह इन्होंने बताया, एक तो कहा व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा, व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, और दूसरा इन्होंने कहा कि साहित्यिक शिक्षा दी जाए। साहित्यिक शिक्षा दी जाए, ये किसने कहा, ये हंटर ने कहा। ठीक है। तीसरा जो इनका सुझाव था वो इन्होंने भी वही कहा कि निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। इसके बाद जो इनका लास्ट रिकमेंडेशन था कि स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हंटर आयोग के बारे में है। हंटर जो एजुकेशन पे कमीशन था उसके बारे में 1882-83 में ये बैठा था। इसके बाद जो नेक्स्ट है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इसको रैले आयोग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कई बार प्रश्न आ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है उसमें समझने में कि क्या क्या नहीं। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को ही हम रैले आयोग कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि टॉमस रो टॉमस टॉमस रैले जो थे इसके अध्यक्ष थे।
इसी वजह से इसको रैले आयोग के नाम से जाना जाता है। और भारतीय सदस्य थे, इसमें कुछ भारतीय सदस्य भी थे, जिनका नाम है सैयद हुसैन बेलग्रामी और गुरुदास बनर्जी, ये भी इसमें थे। ठीक है, अब इन्होंने विश्वविद्यालय पर अपने रिकमेंडेशन दिए। कौन कौन से दिए? तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में अध्ययन और शोध को बढ़ावा दिया जाए। कहाँ पे? अध्ययन और शोध को बढ़ावा दिया जाए। कहाँ पे? विश्वविद्यालय में। ठीक है। दूसरी चीज जो इन्होंने कही कि योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए, योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए, और लाइब्रेरी है और जो प्रयोगशाला है, इन सब चीज़ों के निर्माण पे मतलब ध्यान दिया जाए। लाइब्रेरी है, प्रयोगशाला, इनका सबका समुचित तरीके से उपयोग होना चाहिए, वहाँ होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज कही कि शोध हेतु राज्य की ओर से जो छात्र होंगे वो अधिकतम 6 वर्ष शोध जो होगा, शोध के लिए अधिकतम 6 वर्ष तक का नियुक्त किया जाए। इनको 6 वर्ष तक नियुक्ति होनी चाहिए इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट इनका रिकमेंडेशन था कि विश्वविद्यालय अपने निर्णय सीनेट के माध्यम से करे, किंतु उसके निर्णय का वीटो, जो निर्णय पर वीटो लगाने का अधिकार होगा वो सरकार के पास रहे। तो अपना जो निर्णय होगा वो विश्वविद्यालय का, वो किसके माध्यम से करेगा? सीनेट के माध्यम से। और सीनेट पे रोक कौन लगाएगा? तो वो सरकार। ये सरकार इस पर रोक लगा सकती है, बाकी उसमें कोई और वो ना रहे। नेक्स्ट जो इनका रिकमेंडेशन था, जो गैर शासकीय महाविद्यालय हैं उनको विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के मानक और कठोर किए जाएं। यानी गैर शासकीय महाविद्यालय को संबद्ध करने के मानक को क्या किया जाए? कठोर किया जाए, कठोर बनाना। ठीक है। इसके बाद जो इनका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कि गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार हो, और प्रत्येक विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए दिए जाएं। यानी गवर्नर जनरल क्या करेगा? विश्वविद्यालय की सीमा को निर्धारित कर सकता था, विश्वविद्यालय की सीमा को निर्धारित करने का अधिकार उसके पास हो। ठीक है, निर्धारित करने का अधिकार हो। और प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितना दिया जाए? 5 लाख रुपए दिए जाएं, 5 लाख रुपए दिए जाएं। तो ये कुछ पर्टिकुलर रिकमेंडेशन थी टॉमस रैले की, जो कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के रूप में आया था। ठीक है। इसके बाद फिर 1913 में एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन आया था, जिसमें कि कहा गया था कि जो गरीब हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यानी जो गरीब हैं उनको क्या किया जाएगा? शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है। तो इस जो प्रस्ताव में ये कहा गया था, निःशुल्क दी जाएगी। इसके बाद फिर 1917 में आया सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एम सैडलर। ठीक है, ये इनके अध्यक्ष थे। बाकी इसमें दो भारतीय सदस्य भी थे। भारतीय सदस्य, उनका नाम क्या क्या है? तो डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी, ये इनके जो थे वो सैडलर आयोग के मतलब सदस्य थे, दो भारतीय सदस्य थे। अब इसमें आयोग के विचार क्या क्या थे? तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करी। ठीक है। दूसरा उसमें क्या था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता के विकास करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार आवश्यक, इन्होंने ये बताया, ये सैडलर ने कहा। जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में हमने देखा, तो इन्होंने इसकी क्या की? आलोचना की। अब इनके सुझाव क्या क्या थे वो हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा कितने साल की होनी चाहिए? तो वो 12 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, ये सैडलर ने कहा। दूसरा चीज जो इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश हाई स्कूल के बाद न दिया जाए। यानी विश्वविद्यालय में जो प्रवेश हो, विश्वविद्यालय में प्रवेश 10th के बाद न दिया जाए। ठीक है। जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा कही जाएंगी, जिसे माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक बोर्ड से क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। इनका जो चौथा रिकमेंडेशन था कि इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा जो हो, यानी 12th के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा कितने साल की हो? तो वो 3 साल की हो।
जैसा कि आज चल रहा है, 3 वर्ष की हो। ठीक है। नेक्स्ट जो इनका रिकमेंडेशन था कि विश्वविद्यालय से संबंधित मानकों को कठोर न किया जाए, इन्होंने कहा था। बल्कि क्या कहते हैं, रैले ने क्या कहा था कि जो मतलब मानक है उनको कठोर बनाया जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि विश्वविद्यालय से संबंधित मानकों को कठोर न किया जाए, कठोर नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट जो इनका रिकमेंडेशन था कि स्वायत्त शासी व आवासीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। स्वायत्त शासी और आवासीय महाविद्यालय, आवासीय महाविद्यालयों की स्थापना। ठीक है, ये इनका, ठीक है, ये सैडलर का था। इसके बाद जो इनका नेक्स्ट वो था, देखिए इसी से फिर ढाका विश्वविद्यालय को अलग किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय से, इसके बाद ही। महिला शिक्षा के विकास में, महिला शिक्षा के विकास में, महिला शिक्षा के विकास में क्या किया गया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड की स्थापना का निर्णय, महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड की स्थापना का निर्णय। ठीक है, स्थापना करना। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कि व्यवसायिक विश्वविद्यालयों के विकास हेतु सरकार ध्यान आकर्षित करे अपना, यानी इन्होंने भी व्यवसायिक शिक्षा के बारे में बात की, व्यवसायिक शिक्षा के बारे में बात की। ठीक है। तो ये 1917 तक का पूरा एक सरकमस्टेंसेस था जो एजुकेशन के बारे में था। ठीक है। अब इसके अगर परिणाम और प्रभाव की आप बात करेंगे यहाँ तक का भी, तो इसमें मेनली हम यहाँ पे उसको भी थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें जो इसका अभी तक का जो परिणाम प्रभाव आया कि 1835 से मैकाले मिनट से लेकर के और 1917 तक का जो सैडलर विषय आयोग था इसमें, तो इसमें क्या हुआ, 1916 में क्या क्या, बनारस विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और उसी के बाद इसी में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, 1916 में। इसके बाद 1917 में आप देखेंगे तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ठीक है। 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये सब इन्हीं जो शिक्षा आयोग आते गए, अपने सुझाव देते गए, तो इसी में धीरे धीरे ये सारे काम होते रहे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है 1929 में हार्टोग शिक्षा समिति। अब हार्टोग शिक्षा समिति के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हम देखते हैं। ठीक है। तो इन्होंने इसके मतलब जो अध्यक्ष थे उनका नाम था क्या, फिलिप, सर फिलिप हार्टोग, इसीलिए इसका नाम हार्टोग शिक्षा समिति पड़ा। तो इन्होंने जो मेनली फोकस किया वो किस पे, तो वो प्राथमिक शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है इन्होंने। ठीक है। इसके बाद जो इनका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, माध्यमिक शिक्षा पर स्तर पर ग्रामीण जो हैं उनको रोजगार परक शिक्षा दी जाए, जो ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार परक शिक्षा दी जाए। ठीक है। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कि इन्होंने कहा था कि सीमित लोगों को ही विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाए, सीमित लोगों को विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाए, सबको विश्वविद्यालय की शिक्षा न दी जाए। ठीक है। तो ये था फिलिप हार्टोग का अपना रिकमेंडेशन 1929 में जो कि आया था। इसके बाद 1937 में मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना आई थी, ये महात्मा गांधी जी के रिलेटेड है, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। इसके बाद 1944 में शिक्षा की सार्जेंट योजना आई, और इसी में कहा गया था कि 6 से लेकर के 11 वर्ष तक, अभी जो हमारा फंडामेंटल राइट वो कितना, 14 साल है, याद रखिएगा, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है। तो ये निःशुल्क शिक्षा की बात 1944 में शिक्षा की सार्जेंट योजना के थ्रू आई थी। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आया 1848-49 में राधा कृष्णन आयोग, तो इसमें भी इनके कुछ रिकमेंडेशन है। इन्होंने कहा था कि शिक्षा कितनी होनी चाहिए, तो वो 12 वर्षीय होनी चाहिए शिक्षा, और उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य होने चाहिए, यानी उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, उच्च शिक्षा के उद्देश्य
तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सामान्य शिक्षा होनी चाहिए, सामान्य शिक्षा, उसके बाद फिर नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, और उसके बाद फिर व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। तो ये 3 शिक्षा होनी चाहिए उच्च शिक्षा में। इसके बाद इन्होंने कहा था कि सिविल सेवा हेतु स्नातक योग्यता आवश्यक न की जाए, यानी सिविल सर्विस के लिए स्नातक स्नातक की डिग्री, स्नातक की योग्यता आवश्यक नहीं। ठीक है, योग्यता नहीं। इसके बाद जो राधा कृष्णन जी का जो अपना नेक्स्ट रिकमेंडेशन था, वो उन्होंने कहा था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला जाए, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला जाए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि शिक्षा किस सूची में है, समवर्ती सूची में रखा जाए। और इन्हीं के प्रयासों से फिर बाद में यूजीसी का गठन हुआ, कब? 1953 में। ठीक है, तो ये राधा कृष्णन आयोग से रिलेटेड जो कि आया 1948 49 में। इसके बाद 1964 से लेकर 66 के बीच में कोठारी आयोग। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। कोठारी जी जो थे, वो जो यूनेस्को है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। इसको हम मानते हैं क्या? भारत की पहली शिक्षा नीति। ठीक है, भारत की पहली शिक्षा नीति इसको मानते हैं, पहली शिक्षा नीति, जो कि कब आई? 1964 से 68 में। ठीक है, अब इसमें कुछ इनकी पर्टिकुलर जो रिकमेंडेशन थी कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर समाज कार्य का प्रभुत्व, जो समाज मतलब समाज कार्य का अनुभव वो सम्मिलित होना चाहिए। तो शिक्षा में समाज कार्य का अनुभव, समाज कार्य का अनुभव होना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी कि नैतिक शिक्षा के साथ साथ उत्तरदायित्व की भावना का भी समावेश किया जाए। नैतिक शिक्षा के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कि शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% खर्च किया जाए। शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का कितना खर्च किया जाए? राष्ट्रीय आय का 6% खर्च किया जाए, ये कोठारी आयोग में कहा गया था। और शिक्षा में कृषि और अनुसंधान को शामिल किया जाए। शिक्षा में कृषि और अनुसंधान को क्या किया जाए? शामिल किया जाए, अनुसंधान को शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर रिकमेंडेशन थी कोठारी आयोग की, जो कि आया 1964 से 66 के बीच में। इसके बाद 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रिकमेंडेशन थी कि शिक्षा पर जो होगा वो त्रिभाषाई फार्मूला होगा। त्रिभाषाई फार्मूला क्या होता है? त्रिभाषाई फार्मूला, ठीक है, तो त्रिभाषाई फार्मूला में 3 लैंग्वेज होती हैं। एक तो होगा आपका मातृभाषा, दूसरा होगा क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद क्या होगा? प्रशासनिक भाषा। ये 3 भाषा होती हैं, इनको त्रिभाषीय फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं हैं, प्रशासनिक भाषा। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन दी गई, वो कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाए? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। बाद में खैर फंडामेंटल राइट भी बन गया अब तो। इसके बाद नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन थी कि विज्ञान और अनुसंधान परक शिक्षा को महत्व दिया जाए, यानी विज्ञान और अनुसंधान परक शिक्षा को क्या किया जाए? महत्व दिया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी कि कृषि तथा उद्योग परक शिक्षा दी जाए, कृषि तथा उद्योग परक शिक्षा दी जाए, ये कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था कि शिक्षा पर, वही बात जो कि कोठारी आयोग ने कही थी कि शिक्षा पर 6% राष्ट्रीय आय का खर्च किया जाए। ठीक है, तो ये भी ये कहा गया। तो ये 1968 तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखिए, यहाँ पे हमने 1968 से लेकर के पहले अगर आप देखेंगे तो 1835 क्या, हाँ 1835 तक के मैकाले मिनट्स तक की जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस करी। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप इसको देखिए पूरा। और मुझे नहीं लगता कि इतना सब करने के बाद फिर जो वेस्टर्न एजुकेशन, अगर उसका डेवलपमेंट के बारे में आप देख रहे हैं या प्रश्न भी उठा के देखेंगे, तो लगभग आपको सारे प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। प्रश्न छूटने की संभावना बहुत कम बचेगी। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा,
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और दूसरों को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।